हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडी डे चैनल। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अराउंड काफ़ी टाइम से सर्कुलेटेड है। और ये एक ऐसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आपने अपने इंटरव्यूज़ में बताई तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आपने इसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ किसी ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया लेट्स से, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपके साथ स्कैम हो जाएगा। अब क्या है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, चलिए इसे समझते हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक पोल किया था जहां पे मैंने पूछा था कि व्हेन आई से ब्लॉकचेन व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। और आप देखोगे यहां पे 62% लोगों ने, जहां पे 1700 वोट्स मिले हैं वहां पे 62% लोगों ने ये कहा कि ब्लॉकचेन सुनते ही उनके मन में डिसेंट्रलाइजेशन का टर्म आता है। जो कि भाई मैं अगर आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन, और हो सकता है आपने भी इसमें वोट किया हो, बट मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूं यहाँ पे कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं होती है। एंड आई नो इस चीज को सुन के बहुत सारे लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, बट ये सच है, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं होती है भाई। तो चलिए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जब मैंने कहा कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज नहीं होती है तो इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन की, तो डेफिनेशन ऑफ ब्लॉकचेन कुछ इस तरह से है। वैसे तो कोई मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है ब्लॉकचेन की, क्योंकि ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। बट मैं कहूंगा कि जो डेफिनेशन है वो मोटे मोटे तौर पे काफी कुछ ब्लॉकचेन के बारे में बताती है कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर विच इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। और अगर आप इस डेफिनेशन में देखोगे, ये मेरे 6 आवर्स वाले कोर्स की डेफिनेशन है। अगर आपने मेरा ब्लॉकचेन का 6 आवर्स वाला कोर्स किया है तो उसमें मैंने यही डेफिनेशन आपको बताई है। और अगर आप इस डेफिनेशन में देखोगे, मैंने कहीं पे भी डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड का यूज नहीं किया है। इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज किया है, मैंने इम्यूटेबल का यूज किया है, मैंने लेजर का यूज किया है, मगर मैंने कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन वाले वर्ड का यूज नहीं किया। तो अगर आपके पास भी कोई डेफिनेशन है ब्लॉकचेन की जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, तो भैया मान लेना कि वो डेफिनेशन रॉन्ग है। ओके, क्योंकि ब्लॉकचेन जैसा कि मैंने कहा डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकती। तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है, इस चीज़ को हम समझें उससे पहले हमें अपनी वोकैबुलरी को सही करना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्सेस डिसेंट्रलाइज की। तो बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी कोई कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड तो वो सोचते हैं डिसेंट्रलाइज, जब कोई कहता है डिसेंट्रलाइज तो वो सोचते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। और हो सकता है आपने इसका आंसर भी फाइंड करने की कोशिश की हो और आपको कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिला हो और आप सोच रहे होगे कि पता नहीं है डायग्राम में क्या है, बट आपने हो सकता है इस डायग्राम को रट लिया हो, या फिर अगर आपसे कोई पूछता हो तो आप यही डायग्राम बना के उसे दे देते हो कि यार देखो ये डिसेंट्रलाइज है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट चांसेस आर वेरी हाई कि आपको पता ही नहीं है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। तो पहले चलिए इसको समझते हैं। तो जब हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अपनी ब्लॉकचेन के रिस्पेक्ट में, तो इसका सिंपली से ये मतलब होता है कि अगर कोई ब्लॉक ऐड होता है आपकी ब्लॉकचेन में, जैसे कि आप देख सकते हो ए के पास एक ब्लॉक ऐड हुआ। अब ये ब्लॉक पहले वेरीफाई होगा, वैलिडेट होगा, वेरीफाई और वैलिडेट होने के बाद ये ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब कि आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चीज है, ठीक है। बट डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन की और भी मतलब एक तरह से कहूँगा, और भी इसके कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट अभी के फिलहाल ये चीज़ एकदम परफेक्ट बैठती है कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो क्या हो रहा है, जो आपका ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा दो मॉडल्स को। पहला मॉडल होता है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहता है कि भाई सर्वर जो है वो यहाँ का बादशाह है, उसी के पास सारा डेटा होगा और अगर किसी को भी उस डेटा की रिक्वायरमेंट है तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को दे सकते हो, यूट्यूब पे सारे वीडियोस का डेटा पहले से रखा हुआ है यूट्यूब के सर्वर पे। जब भी आपको कोई वीडियो देखना होता है तो आप यूट्यूब के सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो। डेफिनेटली आपको दिखता नहीं है ये, आप तो बस सर्च करते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो डेटा कहाँ से आ रहा होता है, वो यूट्यूब के सर्वर से आ रहा होता है। तो जो पूरे डेटा का कंट्रोल है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, वो किसके हाथ में है, ये डेटा का कंट्रोल पूरा का पूरा यूट्यूब के हाथ में है, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथ में है। और यही सेम गोस फॉर फेसबुक, सेम गोस फॉर अमेजॉन एज वेल। वहीं पे एक दूसरे तरह का मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब ये पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्या मतलब है, इसको समझते। पीयर टू पीयर नेटवर्क कहता है कि यहाँ पे ना तो कोई क्लाइंट है, ना तो कोई सर्वर है, यहाँ पे ना तो कोई मास्टर है, ना तो कोई स्लेव है। यहाँ पे सब लोग जो हैं सब इक्वल हैं, सबके पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है।
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ए के पास कोई डेटा है तो वो डेटा वो एफ को भी ट्रांसफर कर सकता है, और एफ के पास अगर कोई डेटा है तो वो एफ वो डेटा किसी बी को भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है डेटा का वो किसी एक पार्टी के पास नहीं है, ये डेटा किसी के पास भी हो सकता है और ये डेटा किसी को भी शेयर किया जा सकता है। तो हो सकता है ए के पास ई के पास अपना कोई डेटा हो, वो ई अपना डेटा किसी के साथ भी यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, सब के सब इक्वल है, राइट। सबके सब इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं है, कोई भी क्लाइंट नहीं है, सब के सब पीयर है। पीयर मतलब होता है दोस्त, तो भाई दोस्ती में तो कुछ ऊपर नीचे नहीं होता ना, तो सब कुछ बराबर है यहाँ पे। और इस तरह के ही आर्किटेक्चर को आप कहते हो डिसेंट्रलाइज। क्यों कहते हो? क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जबकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में आपने देखा कि वहां पे एक क्लाइंट है जो कि पूरी चीज को कंट्रोल कर रहा है, नॉट एक्चुअली क्लाइंट, सर्वर है जो कि पूरी चीज को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसी के पास डेटा है, तो वो चाहे तो डेटा दे, वो चाहे तो डेटा ना दे। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो चलो समझ में आ गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, बट आप ये तो बताओ कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी ये तो बताया ही नहीं कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं है। तो चलिए अब इस पे आते हैं। तो अगर हम बात करें अपने ब्लॉकचेन की, जो कि बड़ी प्यारी सी चीज है, राइट, ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है जो, अगर हम बात करें पब्लिक ब्लॉकचेन की, तो पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, तो ये क्या है? हमारी पब्लिक ब्लॉकचेन है। अगर आप इस पब्लिक ब्लॉकचेन में देखोगे तो ये जो नोड्स होते हैं, जैसे हम लाइक सिस्टम कह लो, नोड्स कह लो ब्लॉकचेन के टर्म्स में, तो ये जो नोड्स होते हैं, ये सारे नोड्स कैसे होते हैं? ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि आप इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का ईजिली पार्ट भी बन सकते हो, और आपको भैया किसी को जी हजूरी नहीं देनी है। आप जब चाहे तब इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बनो, जब चाहे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क से आप हट जाओ। इस पूरे अरेंजमेंट में सारे नोड्स के पास इक्वल पावर होती है। ऐसा नहीं कि कोई नोड है जिसके पास कोई स्पेशल पावर है या कुछ अलग से उसको अथॉरिटी दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी सारी मतलब जितनी की जितनी नोड्स हैं यहाँ पे, सबके सबके पास इक्वल पावर होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, और ये किसी पे भी किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो अगर आप बात करो बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन में जो सप्लाई ऑफ करेंसी है बिटकॉइन की, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कोई भी नहीं कंट्रोल कर रहा है। वहां पे जो नोड्स हैं वही कंट्रोल कर रही हैं। वो जब चाहे तब माइनिंग करेंगी, और माइनिंग के थ्रू बिटकॉइन बनेगा, नहीं माइनिंग करेंगी तो बिटकॉइन नहीं बनेगा। तो बात बहुत ही सीधी सी है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो अरेंजमेंट है ये डिसेंट्रलाइज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नोड्स हैं ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो सबका सब डिपेंडेंट है, जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कल को अगर कोई आपसे कहे कि यार देखो बिटकॉइन ना इसलिए डिसेंट्रलाइज है क्योंकि वो ब्लॉकचेन यूज करना है, तो आप कह देना अरे बुड़वा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन यूज करने से कोई डिसेंट्रलाइज नहीं बन जाता है। वहां पे जो अरेंजमेंट है, वहां पे जो कंसेंसस यूज हो रही है, वहां पे जो नोड्स हैं, वहां पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो एक्चुअली में बिटकॉइन को बना रही है डिसेंट्रलाइज, ना कि ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली जो बिटकॉइन यूज करता है, बट वो उसको डिसेंट्रलाइज बनाता नहीं है। अब आप कहोगे ठीक है ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा एक और एग्जांपल दीजिए। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। तो अगर हम बात करें प्राइवेट ब्लॉकचेन के केस में, तो अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइवेट ब्लॉकचेन को, जैसे कि हाइपरलेजर हो गया, जो मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाने की यूज होती है, या फिर आर्थिक कोडा कह लो, तो ये जो ब्लॉकचेन्स होती हैं ये कहाँ पे यूज होती हैं? ये सारी इंटरप्राइजेस में यूज होती हैं, मतलब कि किसी कंपनी में यूज होती हैं। और अगर आप इस पूरे नेटवर्क का अरेंजमेंट देखोगे तो इस नेटवर्क के अरेंजमेंट में जो ये नोड्स होती हैं, इन नोड्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? इन नोड्स को आपके इंटरप्राइजेस कंट्रोल कर रहे होते हैं। और सिर्फ वो कंट्रोल ही नहीं कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो ये नोड्स होती हैं, यहाँ पे जो पावर होती है सारी नोड्स की, वो अनइक्वल होती है। हो सकता है किसी नोड को सिर्फ और सिर्फ रीड करने की पावर हो सकता है किसी नोड को सिर्फ और सिर्फ राइट करने की पावर हो सकता है किसी नोड को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की पावर हो, मगर जितनी भी नोड्स हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। तो ये चीज जो है ये जाती है हमारे डिसेंट्रलाइज प्रिंसिपल के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉकचेन तो यूज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है, हाइपरलेजर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आर3 कोडा एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल ये डिसेंट्रलाइज नहीं है। ठीक उसी तरह से आपने हो सकता है रिपल का नाम सुना हो, तो रिपल भी ब्लॉकचेन यूज कर रहा है और वो कहता है कि हम बहुत डिसेंट्रलाइज हैं, बट अगर आप एक्चुअली में जानोगे रिपल के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि रिपल बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइज नहीं है। इवन दो वो ब्लॉकचेन यूज कर रही है, बट इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वो डिसेंट्रलाइज।
तो अगर कंक्लूड करना हो कि भाई क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, तो कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है कि ब्लॉकचेन ना तो सेंट्रलाइज होती है ना ही डिसेंट्रलाइज होती है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में ब्लॉकचेन का यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो एज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, जो कि अभी हमने देखा, तो टोटली एक तरह से सेंट्रलाइज अथॉरिटी की तरह ही वर्क कर रही है। मतलब उसमें एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी में वो एक रोल प्ले कर रही है। ठीक उसी तरह से अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो पब्लिक ब्लॉकचेन में, तो वहाँ पे वो वर्क कर रही है एज अ डिसेंट्रलाइज काइंड ऑफ पर्सन, राइट। तो ना तो ब्लॉकचेन हमारी सेंट्रलाइज होती है, ना ही हमारी वो डिसेंट्रलाइज होती है। किस तरह से आप यूज़ करते हो, ये इस पे टोटली डिपेंड करता है। और अब अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि भाई बताओ ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है, तो भैया ये वीडियो बता देना कि यार देखो ये वीडियो देख लो, इसमें ना तो बोला गया है कि ये सेंट्रलाइज है ना तो डिसेंट्रलाइज है। सिंपल सी बात है, उनको लॉजिक समझा दो कि देखो ये लॉजिक है, तो इसलिए ना तो ये सेंट्रलाइज है और ना ही ये डिसेंट्रलाइज है। और अगर कोई स्टार्टअप का सीईओ आपको ये पिच कर रहा है कि यार देखो ये ब्लॉकचेन हम यूज़ कर रहे हैं तो हम सेंट्रलाइज, हम डिसेंट्रलाइज हैं, तो भैया ये वीडियो लो, उसके मुंह पे फेंक के मारो और कहो यार कहाँ के डिसेंट्रलाइज हो भाई, ये बताओ ये ये जो नोट्स हैं इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ये जो कंसेंसस है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके बारे में तो बात करो। तो सिर्फ ब्लॉकचेन का यूज कर लेने से आप डिसेंट्रलाइज नहीं बन जाते। तो यार अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी कंपनीज के बारे में जो कि ब्लॉकचेन तो यूज कर रही हैं मगर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, ताकि भाई हमें भी कंपनीज के बारे में पता चले, उनकी सच्चाई पता चले ना कि यार वो ब्लॉकचेन तो यूज करती है और अपने आप को कहती भी है कि हम यार ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो हम डिसेंट्रलाइज है, बट एट द कोर वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो मुझे जरूर से कमेंट में बताना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।